नमस्कार, स्टडी IQ IAS में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत उपाध्याय। विपक्ष इस समय प्लान कर रहा है मोशन लाने के लिए, किसको हटाने के लिए? चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए एक मोशन लाने का विचार कर रहा है और इसके लिए सिग्नेचर लेने की प्रक्रिया अभी चल रही है। तृणमूल कांग्रेस के द्वारा ये पूरा इनिशिएशन किया गया है। हमें यहां समझना है कि संविधान क्या कहता है, कैसे CEC को हटाया जाता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाता है, और दूसरा, क्या कोई एक्ट भी है जिसके जरिए हमें समझना है कि क्या प्रोसेस किसी एक्ट से भी अटैच्ड है। यहां हमें रिमूवल प्रोसेस दरअसल समझना है। ध्यान रखिए एक और बात, यहां हर अखबार लिखता है मोशन टू इम्पीच, लेकिन मैंने आपको बताया है पहले भी कि टेक्निकली ये गलत है। टेक्निकली इसलिए गलत है कि मोशन टू इम्पीच हम तब बोलेंगे जब प्रेसिडेंट को हटाने की बात हो रही है। महाभियोग तब लगाया जाता है, प्रेसिडेंट के ऊपर लगाया जाता है। बाकी सुप्रीम कोर्ट का जज को हटाना हो या फिर CEC को हटाना हो, इन सब में हम रिमूवल ही कहते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। आगे देखते हैं इस वीडियो में कि भाई चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से कैसे हटाया जाता है और इसकी संवैधानिक प्रक्रिया क्या है। वर्तमान संदर्भ की बात करें, इस महाभियोग को ऐसे काट दीजिए, महाभियोग शब्द गलत है। वर्तमान संदर्भ की बात करें तो मैंने जैसा बताया कि तृणमूल कांग्रेस के द्वारा यह इनिशिएशन किया गया है और सांसदों के हस्ताक्षर जुटाए जा रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए। क्यों हटाने की बात आई है? क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का मानना है कि बंगाल में जो SIR किया गया है, SIR मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू जो किया गया है, विशेष गहन पुनरीक्षण किया गया है, उसमें पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाया है CEC ने, बायसनेस के साथ कंडक्ट किया है, बायस्ड कंडक्ट किया है और इसी आधार पर यह आरोप लग रहा है। ठीक है, अब आइए संवैधानिक प्रावधान क्या है। देखिए आर्टिकल 324 आपको हमेशा याद रखना है, इसका जो क्लॉज 5 है ये ही है इसके रिमूवल के बारे में, मुख्य चुनाव आयुक्त के रिमूवल के बारे में। और ये कहता क्या है? ये कहता है मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ध्यान रखिए यहां लिखा हुआ है CEC के बारे में, मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में। इसके आगे हम देखेंगे अगर संविधान में चुनाव आयुक्तों के बारे में, तो वहां लिखा है कि CEC की सलाह पर, सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। ठीक है, तो दोनों में अंतर है। CEC की के लिए तो ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जिस तरह से और जिस रीति से, जिस प्रोसेस और जिस बेस पर हटाया जाता है, ठीक उसी बेस और उसी प्रोसेस से मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जाता है। लेकिन चुनाव आयुक्तों के बारे में ऐसा नहीं है, वहां लिखा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। अब आ जाइए, ये पूरा प्रोसेस आ गया। मुख्य जो चुनाव आयुक्त को हटाने की बात आई तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जैसे हटाया जाता है वैसे ही हटाना है। तो हमें देखना पड़ेगा आर्टिकल 124 का क्लॉज 4। इसमें पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, दरअसल दो आधार होते हैं और ये दो आधार होते हैं साबित कदाचार, प्रूवन मिसबिहेवियर, और इनकैपेसिटी, असमर्थता। तो यही दो आधार जो सुप्रीम कोर्ट के साबित कदाचार सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए होता है, और दूसरा क्या है? असमर्थता। यही दोनों CEC को हटाने के लिए। तो चार यहां आपको चीजें याद रखनी है। एक तो आर्टिकल 324(5) जो कि बताता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के समान ही प्रोसेस और उसी बेस पर CEC को भी हटाया जाएगा। दूसरा आर्टिकल 124 का क्लॉज 4, क्योंकि यह बताता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का प्रोसेस इसमें नहीं बताया गया। यह बताया गया है कि भाई लॉ के द्वारा, विधि के द्वारा इसमें प्रोसेस का इंतजाम किया जाएगा। इसमें सिर्फ इतना ही कह रहा है कि विशेष बहुमत की आवश्यकता है और आधार क्या है? साबित कदाचार और असमर्थता। तो यहां एक एक्ट आ जाता है, जजेस इंक्वायरी एक्ट। इस जजेस इंक्वायरी एक्ट में पूरा प्रोसेस है कि कैसे हटाया जाता है और इस प्रोसेस को हम अभी देखेंगे। इसी तरीके से 2023 का एक इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड, उनके अपॉइंटमेंट, उनके टर्म ऑफ सर्विसेज, ये सब के बारे में जो एक्ट बना हुआ है उसमें सेम बात कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के समान ही इनको हटाया जा सकता है। ये चारों आपको अपने ध्यान में रखना है। अब आज ये निष्कासन कैसे होता है, रिमूवल कैसे होता है? तो प्रस्ताव की शुरुआत, इनिशिएशन की जो बात है, ध्यान रखना है कि राज्यसभा हो या लोकसभा हो, किसी में भी इनिशिएट किया जाता है मोशन को। बस अंतर क्या है कि अगर लोकसभा में मोशन इनिशिएट करना है तो 100 MP के हस्ताक्षर की जरूरत पड़ती है, और राज्यसभा में अगर मोशन को इनिशिएट करना है तो 50 MP के हस्ताक्षर की जरूरत पड़ती है, तब मोशन इनिशिएट होता है। और ये पूरी प्रक्रिया जो है यही जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत है। यानी ये जो लिखा हुआ है ना, लोकसभा में 100
लोग चाहिए, राज्यसभा में 50 लोग चाहिए जो साइन करेंगे, तब जाकर मोशन शुरू होगा। ये भी जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत है। फिर पीठासीन अधिकारी की मंजूरी अगर मिल गई, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपने इनिशिएट कर दिया, हस्ताक्षर करके दे दिया स्पीकर को और सभापति को, वहां पर अब इनके डिस्क्रिप्शन पर है कि ये क्या करते हैं, इसको रिजेक्ट करते हैं या फिर इसको एक्सेप्ट करते हैं। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो जांच की शुरुआत होगी और रिजेक्ट कर दिया तो यहीं पर मोशन खत्म हो जाएगा। फिर अगला चरण आ जाता है, 3 सदस्यीय समिति द्वारा जांच की जाती है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, देखेंगे कि कौन कौन इसके मेंबर्स होते हैं। और तब लास्ट में संसद में विशेष बहुमत से मोशन पर वोटिंग होती है। अगर दोनों सदनों में विशेष बहुमत से ये पास कर गया तो फिर राष्ट्रपति आदेश जारी कर देता है और प्रेसिडेंट के ऑर्डर जारी करने से सीईसी हट सकते हैं। अब आइए एक एक करके इन 5 चरणों को देख लेते हैं। पहला चरण जो है फेज 1, उसमें कह रहा है कि इनिशिएशन कैसे होता है। लोकसभा निचला सदन में न्यूनतम आवश्यकता है कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर की, जैसा मैंने बताया। स्पीकर को दे दिया जाएगा, 100 सांसद हस्ताक्षर करके दे देंगे। राज्यसभा में उच्च सदन में न्यूनतम आवश्यकता है कम से कम 50 सांसद हस्ताक्षर करेंगे प्रस्ताव पर, और राज्यसभा के सभापति को दे दिया जाएगा। ये अंतर ध्यान रखिएगा, 100 और 50 का, यहां से कभी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला चरण जो आ जाएगा वो है अध्यक्ष और सभापति क्या इसको एक्सेप्ट करते हैं। अगर एक्सेप्ट करते हैं तब तो ये जांच के लिए जांच समिति के पास मामला चला जाएगा। अगर एक्सेप्ट नहीं करके रिजेक्ट करते हैं तो ये मोशन यहीं पर ड्रॉप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर फेज 3 आता है, जहां अगर एक्सेप्ट कर लिया गया है तो जांच के लिए भेज दिया गया। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत समिति जो बनती है, ये ट्रिब्यूनल काट दीजिए, समिति है 3 सदस्यीय जांच समिति, इसमें जांच करेगी। और जांच क्या करना है, जांच यही करना है कि 2 ही आधार है, साबित कदाचार या फिर असमर्थता। तो क्या साबित कदाचार और असमर्थता, इन दोनों में से कोई भी क्या सीईसी इसके दोषी हैं कि नहीं, इसी का जांच करना है। तो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत 3 सदस्य होने अनिवार्य हैं समिति में। इस समिति में पहला जो सदस्य है वो है सुप्रीम कोर्ट का कोई जज, फिर किसी उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, यहां ध्यान रखिए, हाई कोर्ट का जज नहीं, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट यानी प्रतिष्ठित न्यायविद। ये 3 सदस्यीय कमिटी जांच करती है और जांच का आधार मैंने बता दिया, साबित कदाचार या असमर्थता, इसी का दोषी पाया गया है या नहीं, इसकी जांच करनी है। अगर जांच पूरा हो गया, जांच पूरी कर ली गई, अब जांच पूरी करने के बाद ये संसद में इसको रखा जाएगा। ध्यान रखिए, जांच कौन से हाउस में हो रहा है, जिसने एक्सेप्ट किया है, स्पीकर ने एक्सेप्ट किया है तो वो अपनी जांच समिति बनाएंगे और जांच करवाएंगे। उसके बाद उसी सदन में विशेष बहुमत से इस मोशन पर वोटिंग कराई जाएगी। विशेष बहुमत का मतलब क्या है, कुल सदस्यों की संख्या का बहुमत प्लस और उपस्थित और मतदान करने वालों का कम से कम 2/3। ये वही बहुमत है जो हमने 368 में कई बार पढ़ा है, ठीक है, वही वाला बहुमत। तो कुल सदस्य संख्या का, टोटल मेंबरशिप का 50% से अधिक का समर्थन होना चाहिए और प्रेजेंट एंड वोटिंग का कम से कम 2/3। अगर इससे ये पास कर जाता है तो फिर सेकंड हाउस में जाता है और सेकंड हाउस में फिर विशेष बहुमत से इसको पास कराना होता है। अगर वहां से भी पास करता है तो फिर ये प्रस्ताव पूरा निकलता है वहां से और राष्ट्रपति फिर प्रेसिडेंट ऑर्डर जारी करके और हटा सकता है सीईसी को। यही पूरी इसकी बात है। प्रक्रिया इतनी जटिल क्यों बनाई गई है, इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग को स्वतंत्र रखा जाए, उसका इंडिपेंडेंस इंश्योर हो सके। संवैधानिक ढांचे को इस तरह इंजीनियर किया गया है कि चुनाव आयुक्त को केवल राजनीतिक इच्छा से ना हटाया जा सके या गलत आरोप के साथ ना हटाया जा सके। न्यायिक जांच ये सुनिश्चित करता है कि आरोप केवल राजनीतिक ना हो, उच्च स्तरीय न्यायिक समिति द्वारा साबित हो, और विशेष बहुमत की व्यवस्था की गई है। टफ बनाया गया है इसको कि ऐसे ही चुनाव आयोग या चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त दबाव में ना रहें कि उन्हें तो कभी भी पॉलिटिकल किसी प्रोपेगेंडा में हटा दिया जाएगा, वो स्वतंत्र होकर काम कर सके। तो केवल अत्यंत गंभीर और साबित मामलों में ही हटाया जा सकता है, इसलिए ये प्रक्रिया इतनी जटिल बनाई गई है। तो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको ये पूरी प्रक्रिया समझ में आई होगी और इसके साथ ये भी समझ में आया होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाते हैं। जज का रिमूवल भी वही है जो सीईसी का है। तो दोनों बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है क्योंकि चर्चा में है, तो आगे आने वाले एग्जाम में इस पर क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।